परीक्षा केंद्र पर हुई 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने हंगामा किया था और पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई थी, जिसके बाद आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचाने गए उपद्रवियों पर कार्रवाई की तैयारी है। पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। सही सुना आपने, बापू परीक्षा केंद्र पर हुई 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द कर दी गई है। आयोग ने इस बात को गंभीरता से लिया है। आयोग पूरी तरह से संवेदनशील है बच्चों के हितों के प्रति, और इसीलिए हम लोगों ने पूरे सेंटर पर री एग्जाम कराने का निर्णय लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बापू सेंटर की परीक्षा क्यों रद्द की गई और अब वहां के परीक्षार्थियों का क्या होगा। तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई। 911 केंद्र पर सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सिर्फ एक केंद्र पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हंगामा हुआ और पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई। आयोग ने पेपर लीक की बात को तो उसी दिन अफवाह बता दिया, लेकिन उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो हैरान करने वाला है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बापू परीक्षा केंद्र के रूम नंबर B001 में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रूम नंबर B001 में पीछे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर आते हैं। एक एक कर पूरी की पूरी भीड़ परीक्षा हॉल में घुस जाती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और इसके बाद शुरू होता है परीक्षा हॉल में तांडव। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी ये तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांद कर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ऐसे 25 से 30 उपद्रवियों की पहचान की गई है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं वो सभी वीडियो की भी आयोग के आईटी सेल ने, आयोग के जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उसने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की है, जांच चल रही है। उनके खिलाफ उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के साथ साथ आयोग रद्द हुए सेंटर की परीक्षा दोबारा कराने की तैयारी में जुट गया है। परीक्षा की तारीख जल्दी घोषित की जाएगी और रिजल्ट भी एक साथ ही जारी किया जाएगा। जो एग्जाम ली जाएगी और अभी जो एग्जाम ली गई है वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। ये तो हुई परीक्षा रद्द होने और फिर से परीक्षा कराने की बात, लेकिन बापू एग्जाम सेंटर में जो हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या बीपीएससी को बदनाम करने के लिए हंगामा किया गया? क्या जानबूझकर पेपर लीक की अफवाह उड़ाई गई? क्या परीक्षा रद्द कराने के लिए साजिश रची गई? अगर हाँ, तो सवाल है कि बिहार के छात्रों के भविष्य के खिलाफ कौन रच रहा है साजिश। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। बीपीएससी की परीक्षा रद्द होने पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है तो पक्ष की तरफ से पलटवार किया गया। पहले तो बीपीएससी को ये बताना चाहिए कि जो बापू परीक्षा केंद्र से वहां पर से क्वेश्चन लेकर के बाहर परीक्षार्थी आए, वहां से ओएमआर सीट लेकर के बाहर आए और परीक्षा होना था 12 से 2 के दरमियान और 1 बजे के करीब ये सारे चीज बाहर आ गए। तो ये कौन कौन सेंटर पर पहुंचे, इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? इससे बीपीएससी क्यों भाग रही है? कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, बीपीएससी 17 का एग्जाम कैंसिल कराना कमीशन का ये स्वागत योग्य कार्य है। हम लोग भी तो चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे थे, अगर एक सेंटर पे धांधली हो या 10 पे, ये डिजिटल युग है और ये बहुत ही, हम लोग का भी यही मांग था स्टूडेंट हित में। लेकिन मेन मुद्दा है
तो ये तो नाम बताएं कि किसने किया, किस माफिया का कार्रवाई है, किसकी मिली भगत है, किसके इशारे से ये हुआ, इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही कौन लेगा। बिहार के बापू परीक्षा केंद्र में बीपीएससी का जो परीक्षा रद्द किया गया है, वो बीपीएससी ने पारदर्शिता के चलते रद्द किया है, छात्रों के मांग पर रद्द किया है। और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो कोई बचने वाले नहीं हैं। सरकार जांच करके उस जो ये तरह का जो गड़बड़ी फैलाने का काम करते हैं उनको उचित सजा देगी। और विपक्ष जिस तरह के लोगों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहा है, यह समाज के हित में ठीक नहीं है। वहीं खान सर ने पेपर लीक को बहुत बड़ी समस्या बताया है। खान सर ने कहा कि इससे बड़ी समस्या कुछ नहीं हो सकती। प्रशासन को जिस पर शक हो उसका नार्को टेस्ट कराना चाहिए और इसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं खान सर ने यह भी दावा किया प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। वो पिछले 1.5 महीने से बीमार चल रहे थे। पुलिस ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया। हम पिछले 1.5 महीना से बीमार चल रहे थे और हमने ये सोच रहे थे कि बीपीएससी की परीक्षा है, ख़त्म हो जाएगी तो दे देंगे इलाज, अपना ट्रीटमेंट ठीक से करा लेंगे यहाँ पर। इसी बीच जब सुबह सुबह बच्चों के ऊपर लाठी उठी चार्ज हो गई तो हमें लगा कि बच्चों के ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोप दिया जाएगा, तो हम यहाँ क्लास ही ले रहे थे। 10 बजे वाला क्लास ख़त्म करके चल दिया, क्योंकि बहुत देर तक ना खाए पिए भी नहीं थे और लंबे समय से बीमार पड़ रहे थे। तो वहाँ हमको वोमिटिंग रुक नहीं रहा था, तो हमको लगा कि अब हमको यहाँ से हटेंगे तो फिर ये बच्चे इतनी तर-बितर हो जाएंगे, इनकी मांग कोई नहीं पूरी। तो ज़बरदस्ती वहाँ रहे, जिस वजह से थोड़ा बीमार हो गए। पेपर लीक की समस्या कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? क्योंकि जब भी होता है बिहार में हल्ला होता है कि पेपर लीक हो गया, हर जगह से ईओयू छापा मारना चालू करती है, कहीं पकड़ाते हैं कहीं पकड़ाते हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या है बिहार की? देखिए, ये इससे बड़ी समस्या विद्यार्थी जीवन के लिए कोई नहीं हो सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जिस पे शक हो उस पे नार्को टेस्ट कराया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति खुद नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब उसको पता होता है कि यह व्यक्ति पेपर लीक करा रहा है तो वहाँ आँख बंद कर लेता है। तो ये भी एक तरह का अपराध ही है। तो नार्को टेस्ट कराएं मीडिया के सामने, और इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा रखी जाए, उससे नीचे कोई सज़ा नहीं। बिहार में बीते दिनों कई पेपर लीक की घटनाओं के बाद ईओयू ने जांच अब तेज कर दी है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि अब तक की जांच में कोई कोचिंग संस्थान के भूमिका जो है वो भी संदिग्ध पाई गई है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई गई। ये तो बीपीएससी ने साफ कर दिया है, लेकिन पहले हुई कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसी पेपर लीक के मामलों पर ईओयू ने जांच तेज कर दी है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि अब तक की जांच में कई कोचिंग संस्थानों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है, इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है। साइबर पेट्रोलिंग के जरिए भी पेपर लीक रोकने की कोशिश जारी है। दरअसल पेपर लीक संगठित अपराध के रूप में सामने आया है, जिसकी जांच ईओयू भी कर रही है। इस बात की जानकारी खुद एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि साल 2012 से ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े 10 कांड दर्ज किए हैं। अब तक 545 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 250 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। पेपर लीक मामले में संगठित अपराध में जुटे लोगों को ईडी के तहत भी घेरने की तैयारी की जा रही है। भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है। मतलब ये कि पेपर लीक करने वालों पर पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी है और अब संजीव मुखिया जैसे पेपर माफिया की बनाई गई संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन को धमकी मिली है। फोन कॉल करके उन्हें धमकी दी गई है। मुकेश रोशन के कार्यालय को जलाने की धमकी दी गई है।
मुकेश रोशन को जान से मारने की धमकी फोन कॉल के जरिए मिली है। और आपको बता दें कि मुकेश रोशन के पिता की भी अपराधियों ने हत्या की थी। अब मुकेश रोशन को भी जान से मारने की धमकी दी गई है और जिस नंबर से कॉल आया है वो नंबर भी बताया गया है 7417173317। ये वो नंबर है जिसके जरिए कॉल करके धमकी मुकेश रोशन को दी गई। मनीष कुमार नाम कॉलर का बताया जा रहा है। होश ठिकाने लगा देंगे, इसके साथ ही कई भद्दी गालियां भी मनीष कुमार ने दी है जिस कॉलर ने कॉल करके उन्हें धमकी दी। एमएलए ने एसएसपी पटना को इसकी पूरी जानकारी भी दे दी है। अब प्रशासन की तरफ से भी जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आरजेडी एमएलए हैं मुकेश रोशन, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। और हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन फोन कॉल पर जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, कितने बजे आपको ये कॉल आया और क्या कुछ धमकी आपको दी गई? 6:02 पे 3 से 4 बार मेरे पास जो है कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल। और ये मनीष कुमार चौधरी का नाम उसमें ट्रू कॉलर में दिख रहा है, मनीष कुमार जी। और वो बात करने पर मनीष चौधरी के नाम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। और पूर्व में आपको बता दें कि मेरे पिताजी का भी 1993 में हत्या कर दिया गया था जी। उसके बाद से हम लोग जब से राजनीति में आए, ये मैं कई बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी को भी पत्राचार के माध्यम से मैं दे चुका हूँ। कई बार मेरे साथ 2-3 बार और भी पहले धमकी दिया जा चुका है। जान माल का सुरक्षा के लिए हमने उनको लिख के दिया था। इससे पहले भी आपको धमकी मिली है मुकेश जी? जी बिल्कुल, इससे पहले भी 2 बार धमकी दी गई। उसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को भी मैंने लिखित रूप से पर्सनली मिल करके दिया था। और अभी का जो घटना है, ये 6:02 से लगातार कॉल आ रहा है। थोड़ी देर पहले मेरी बात पटना एसएसपी से हुई है और उन्होंने बोला कि भाई लिख करके आप दे दीजिए, तो हमने लिख के दिया है एसएसपी साहब को। अभी व्हाट्सएप किया है मैंने उनको कानूनी कार्रवाई के लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन जो है वो कार्रवाई करे और जो भी आरोपी हैं उनसे पकड़ा जाए। बढ़ते आगे, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने स्कूल में पढ़ाने के अनोखे अंदाज को लेकर चर्चित टीचर जूही भारती से बातचीत की है। जूही भारती से बातचीत कर एसीएस उनके कायल हो गए। एसीएस ने जूही भारती की जमकर तारीफ भी की तो जूही भारती के पढ़ाने का अनोखा अंदाज एसीएस को भा गया है। शिक्षिका जूही भारती के कायल एस सिद्धार्थ, पढ़ाने के अनोखे अंदाज से एसीएस प्रभावित, वीडियो कॉल कर टीचर का बढ़ाया हौसला। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन में हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग लगातार वीडियो कॉल के जरिए जारी है। इस बार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के घुड़दौल के उच्च माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका जूही भारती को वीडियो कॉल किया और कई सवाल पूछे, जिसका जूही भारती ने बखूबी जवाब दिया। इस कॉल के दौरान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षिका की खूब तारीफ की। जी सर। आपके बारे में कुछ मैंने सुना था कि आप कुछ इनोवेटिव तरीके से पढ़ा रही हैं, वही जानकारी लेने के लिए मैंने फोन किया था। जी सर। क्या करती हैं आप? मतलब लोकल मटेरियल से आप पढ़ाती हैं? जी। क्या करती हैं, थोड़ा हमको बताइए। जी सर, 6 to 8 की मैं साइंस की टीचर हूँ। जी जी जी। क्या क्या पढ़ाती हैं? अभी क्या पढ़ा रही हैं? अभी तो सर मैं ये जब चैप्टर बल्ब जलाओ जगमग जगमग क्लास 6 का। तो सर बस कुछ टाइम पहले शुरू किए हैं, तो टॉपिक लिख के हैं बच्चे का। अभी कुछ कॉपी था वो चेक कर रहे थे, अटेंडेंस लिए बच्चे हैं सर। बच्चे तो थोड़ा कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? बच्चे क्यों कम आते हैं मैडम? सर बड़े क्लास में बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। ये कौन सा क्लास है? ये 6th क्लास है सर। इसमें तो कंबाइंड है सर अभी। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्कूल की समस्या के बारे में पूछा, जिस पर शिक्षिका जूही भारती ने जवाब दिया कि स्कूल के रिसोर्सेज के मुताबिक बच्चों को बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने शिक्षिका जूही भारती की तारीफ करते हुए कहा कि आप अच्छा कर रही हैं, इसलिए मैंने फोन किया था। और कोई समस्या स्कूल में? क्या क्या समस्या है सर? स्कूल में वही रिसोर्सेज तो जो मिले हैं टीएलएम का हम लोग उससे कराते हैं, उसका भी यूज करते हैं। 6 to 8 का जो किट मिला हुआ है। बाकी
सुविधाएं तो सर ठीक है, मतलब अभी के लिए जितना हमारे पास रहता है उसमें हम बेस्ट करने का कोशिश करते हैं सर। ठीक है, अच्छा कर रही हैं, इसलिए मैंने फोन किया था। ठीक, थैंक यू सो मच सर। ठीक, प्रणाम। शिक्षिका जूही भारती अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज को लेकर चर्चित हैं। एसीएस के बात करने के दौरान न्यूज 18 की टीम जूही भारती के घुड़दौर उच्च माध्यमिक स्कूल पहुंची, जहां शिक्षिका पूरे तन मन के साथ बच्चों को पढ़ाती दिखी। शिक्षिका जूही भारती ने न्यूज 18 से एसीएस एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल का भी जिक्र किया। मैं रैंडमली पढ़ा रही थी क्लास में, सर का कॉल आया कि मैम आपका मैं कुछ वीडियो देखा हूँ और वो बहुत दिलचस्पी लगा, क्योंकि आप जमीनी स्तर से ऐसा लग रहा है कि बच्चे को पढ़ा रही हैं। तो आप कैसे पढ़ाती हैं और क्या पढ़ाती हैं? तो सर जैसे कि मैं क्लास में पढ़ा रही थी, जनरली हर दिन की तरह आज भी मैं पढ़ा रही थी बच्चों को सूर्य और ये दीप बल्ब जलाओ जगमग जगमग। तो फिर वो सर उसके संबंधित कि आप इतने अच्छी तरीके से पढ़ा रहे, बच्चे को जोड़ पा रहे रियल लाइफ से, तो आपके पास के सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, सामग्री। तो मैं बोली कि सर जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं हम उसी से बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। मतलब एक तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब वो कॉल मेरा ही होगा। तीसरा, हम लोग डेली बातचीत करते हैं कि आज सर का कॉल किसे जाएगा, और रैंडमली मुझे वो कॉल आया और बहुत अप्रिशिएट किए सर मेरे पढ़ाने के तरीका को। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को मैडम के पढ़ाने का अनोखा अंदाज भा गया। स्कूल में कुव्यवस्था पर शिक्षकों और अधिकारियों को फटकारने वाले एसीएस टीचर जूही भारती के परफॉर्मेंस से खुश दिखे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। माई बहन मान योजना के ऐलान के बाद तेजस्वी जहां जा रहे हैं, इस योजना का जिक्र कर रहे हैं। 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने तुरुप का इक्का खेल दिया है। तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। एनडीए ने तेजस्वी यादव की इस योजना को छलावा बताया है। अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये सीधे खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, और 1 साल 1 महीने सरकार के 1 महीने के अंदर ही जो है इसको लागू किया जाएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी ने महिलाओं को लेकर बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी जहां जा रहे हैं, आरजेडी की माई बहन मान योजना का जिक्र करने से चूक नहीं रहे। सहरसा में भी तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना का जिक्र करते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री और वृद्धा और दिव्यांग पेंशन 1500 रुपए करने की बात कही है। अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये सीधे खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, और 1 साल 1 महीने सरकार के 1 महीने के अंदर ही जो है इसको लागू किया जाएगा। इसी के तहत हम लोगों को पता चला कि भाई बिजली के बिल से लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने घोषणा किया कि सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली जो है बिहार के लोगों को हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने ऐलान उसके लिए भी किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धा पेंशन उसको हम लोग 400 से 1500 रुपए जो है हम लोग करेंगे। तेजस्वी की इन घोषणा पर बिहार में सियासी महाभारत छिड़ चुका है। तेजस्वी की इन घोषणाओं को एनडीए ने छलावा बताया। एनडीए ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि माता पिता के शासनकाल में मां और बहन की क्या स्थिति थी, ये सब जानते हैं। ज्यादा कौन जानता है? अभी माई बहन मान योजना ला रहे हैं। ये ठगने की बात कर रहे हैं। जब 15 साल मौका मिला तो इन्होंने बिहार में क्या दशा किया था माई बहन को, यह सब पूरा बिहार की जनता जानती है। एक तो राजनीतिक रूप से बेरोजगार आदमी है, तो जो बेरोजगार होता है वो काम धंधा खोजता रहता है। तो राजनीतिक बेरोजगार के रूप में तेजस्वी यादव जी अपना काम धंधा खोजने निकले। जहां तक उनकी बातों की विश्वसनीयता की बात है, तो बिहार की जनता ने राजद परिवार के शासनकाल को देखा है और उनकी बातों की विश्वसनीयता कितनी होती है, इससे बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक झेला है। अब देखिए चुनाव आ गया है, उनका कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उनका जो नेचर, उनके परिवार का सिग्नेचर रहा है, वो पहले अपना भरते हैं,
अपना परिवार का भला देखते हैं, क्या महिलाओं के बारे में चिंता करेंगे? क्या हश्र होता था महिला और माता बेटी का उनके राज में? झारखंड में मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार की वापसी के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में माई बहन मान योजना पर सियासी दांव लगाया है। तेजस्वी यादव जानते हैं महिलाओं के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। महिलाओं के लिए से नीतीश का काम बिहार में बोलता है। ऐसे में माई बहन मान योजना से तेजस्वी सत्ता में वापसी का रास्ता देख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार